हेलो एवरीवन। ओनली इम्पोर्टेंट जीके पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय नदी तंत्र यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इंडियन रिवर सिस्टम की तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या फिर पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। इसे हम दक्षिण भारत की नदियां भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इन दोनों नदियों के बीच जो डिफरेंस है, उसके बाद हम आगे एक एक नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हिमालय नदियों की अगर हम बात करें तो इनका जो सोर्स है फ्रेंड्स वो है हिमनद। हिमनद समझते हैं ना, ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है। तो हिमालय की जितनी भी नदियां हैं उनका जो सोर्स है यानी कि स्रोत है निकलने का, वो है ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। और ये 12 महीने तक इनमें पानी रहता है। यह 12 मासी नदियां होती हैं। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब कि ये 12 महीने इनमें पानी होता है। अगर हिमालय नदियों की हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक है सिंधु, दूसरा नदी है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। वहीं अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो ये है दक्षिण भारत की नदियां। और इनमें जो पानी का सोर्स है फ्रेंड्स वो है रेन, यानी कि वर्षा का पानी इन नदियों में बहता है। और ये नदियां डू नॉट फ्लो थ्रू आउट ईयर्स, मतलब इनमें 12 मास पानी नहीं होता है, मतलब 12 महीने इनमें पानी नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो उनमें है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती। इनके अलावा भी इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिमालय की नदियों में सिंधु नदी को यानी कि इंडस रिवर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर को, इंडस रिवर, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी नदी की तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि वो नदी मतलब उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से निकल रही है, किन रास्तों से होकर के, और वो कहाँ पर जा कर के ख़त्म होती है, ठीक है। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर में कुछ नदियों को यहाँ पर बना करके रखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ से ये नदी जो निकल रही है ये है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अभी इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंडस रिवर सिस्टम के लेंथ की यानी कि लंबाई की, तो सिंधु नदी तंत्र टोटल 2900 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इसकी सोर्स यानी कि स्रोत की बात करें जहाँ से निकलती है बुखारचू हिमनद यानी बुखारचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के पास से। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी झील, तो आप याद रखेंगे मानसरोवर झील, और इसके पास है कैलाश पर्वत। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सोर्स में आपसे पूछ सकता है कि इंडस रिवर जो है किस ग्लेशियर से निकलती है, तो बुखारचू ग्लेशियर। कौन से झील के पास से निकलती है, तो मानसरोवर झील। और कौन से पर्वत, तो कैलाश पर्वत, ठीक है। इसके अलावा कितने देशों में बहती है, सवाल कभी कभी आपसे भी पूछता है कि जो इंडस रिवर है कितने देशों में बहती है, तो 3 देशों में बहती है। देखिए ये है चाइना वाला पूरा पार्ट जिसे हम तिब्बत कहते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया तिब्बत। दूसरा ये भारत में यहाँ से फ्रेंड्स एंट्री कर रहा है। ये एंट्री पॉइंट आगे मैं भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि ये जो दमचोक का इलाका है लद्दाख में, दमचोक से भारत में एंट्री करती है सिंधु नदी, ठीक है। भारत, उसके बाद फिर यहाँ से पाकिस्तान की ओर जा करके ये पूरी यहाँ से बहती हुई अरब सागर में जा करके गिर जाती है, ठीक है। तो तिब्बत से निकली, भारत में एंट्री कहाँ से करती है,
दमचोक के पास। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी जो है किन दो श्रेणियों के बीच बहती है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये देखिए लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के देखिए इन दोनों के बीच से सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर फ्लो कर रही है, बह रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो कितने देशों में बहती है? तो 3। पहला है तिब्बत यानी कि चाइना, दूसरा है भारत और तीसरा है पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखिए। और आगे अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंडस रिवर सिस्टम के हैं, तो अभी हम उसको भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं जो कि हमसे एग्जाम में इंडस रिवर से पूछे जाते हैं। तो इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है तिब्बत में इस नदी को सिंघी खम्बान के नाम से जाना जाता है। सिंघी खम्बान, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे यहाँ से सवाल देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा आप। सेकेंड पॉइंट है सिंधु नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दमचोक। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ मैं कि भारत में सिंधु नदी जो है दमचोक के पास से एंट्री करती है। ये एग्जाम में काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये सवाल आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। आपने देखा था कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच, जैसे ऊपर में लद्दाख है, बीच से सिंधु नदी जाती है और उसके नीचे है जास्कर श्रेणी। वैसे भी जब मैं पर्वत श्रृंखला आपको पढ़ाऊंगा तो काफ़ी डिटेल में हम वहाँ पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप इतना याद रखिएगा कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के बहती है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वे है कि लेह शहर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। आपसे एग्जामों में पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी, जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के किस तट पे है, दाएं या बाएं। तो आपको याद रखना है दाएं तट पे यानी कि राइट, ठीक है, राइट साइड में है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इतना पॉइंट्स देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एक सिंधु जल संधि से भी हमसे सवाल पूछा जाता है। ये सिंधु जल संधि क्या है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये जल संधि हुआ था, ये ट्रीटी हुआ था। ये किसके द्वारा कराया गया है ये आपसे पूछा जाता है। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता, समझते हैं आप, वर्ल्ड बैंक ने की थी, ठीक है। कोई तीसरा पार्टी ना हो तो एक दो पार्टियां एक दूसरे से लड़ जाती हैं, तो थर्ड पार्टी जो अगर पूछे कि मध्यस्थता किसने की थी तो वो था वर्ल्ड बैंक। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भारत जो है इंडस वैली रिवर का, सिविलाइजेशन मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, इंडस रिवर का जो 20% पानी है उस पर उसको भारत यूज करेगा और 80% जो पानी है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान यूज करेगा। ये इस ट्रीटी का टोटल बात है। कब हुआ, किसने मध्यस्थता की, भारत का कितना परसेंट है, पाकिस्तान का कितना परसेंट है, ये आप याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामों में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिंधु की सहायक नदी इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है फ्रेंड्स, इंडस के ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। उनमें है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। आई होप कि ये नदियां आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। और ये सारी नदियां जो हैं इंडस रिवर में जाकर के मिलती हैं मिठान कोट के पास। तो चलिए एक बार फिर से मैप देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर ये नदियाँ जा कर के मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, ये इंडस रिवर चल गई, उसके अलावा चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सतलज ये नदी है, ये बाकी ये जो 5 नदियाँ हैं इसको मिलाकर ये सारी की सारी नदियाँ जो है यहाँ पर मिठान कोट के पास इंडस रिवर में मिलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं सतलज, रावी, ब्यास, ये सारी नदियां कहाँ पर पाकिस्तान में इंडस रिवर से मिलती हैं, तो उस जगह का नाम है मिठान कोट। मिठान कोट के पास
ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने 3-4 बार आपको बोल दिया है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोआब। दोआब से सवाल बनते हैं, तो पहले हम दोआब को समझ लेते हैं कि आखिर दोआब होता क्या है। देखिए, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है ए और ये दूसरी नदी है बी, तो इन दो नदियों के बीच का जो ये इलाका है इसे हम कहेंगे दोआब, ठीक है। तो आई होप कि आप दोआब समझ गए होंगे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट दोआब हैं जो कि हमसे एग्जामों में पूछा जाता है, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ए है तो एक दोआब बन गया, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब है। तो इस दोआब का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं सिंधु सागर दोआब, ठीक है, सिंधु सागर दोआब। नेक्स्ट है झेलम और चिनाब के बीच का जो एक दोआब है, इसका क्या नाम है? तो इसके दो नामों से जाना जाता है। पहले तो इसको छज कहते हैं, छज दोआब, या फिर चाज दोआब, चाज दोआब, ठीक है। नेक्स्ट है चिनाब और रावी। चिनाब और रावी के बीच का जो दोआब है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं रचना दोआब, रचना दोआब। नेक्स्ट है रावी और ब्यास नदी के बीच का जो दोआब है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये दोआब है तो इसे हम जानते हैं बाड़ी दोआब के नाम से, बाड़ी दोआब। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो नाम है ना, इन दो नामों के लेटर से ही मिला करके लगभग बना है। इसे इसमें चिनाब है और रावी है, तो दोनों को मिला करके रचना टाइप का कुछ बना दिया गया है। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है ब्यास और सतलज। इन दो नदियों के बीच का जो दोआब है इसे कहते हैं विष्ट दोआब, विष्ट दोआब, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको दोआब समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है कि जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी इंडस की, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, इन नदियों से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो भी इंडस रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज थे उनको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जामों में पूछे जाते हैं उसे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे झेलम नदी को। झेलम नदी को फ्रेंड्स वेदों में वितस्ता के नाम से जाना जाता है। इसका ये दूसरा नाम है, उपनाम भी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें झेलम नदी के उद्गम की यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट की, तो है बेरीनाग झील, बेरीनाग झील, और यह जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, उद्गम इनका कहाँ से है। तो झेलम नदी का उद्गम है वेरीनाग झील, ठीक है। देखिए, नाग का जो विष है ना उसे आप झेल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक जैसा है, तो इसे ध्यान रखने का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया वाला पार्ट है, ये नदी कुछ ऐसे बहेगी, तो ये आप देख रहे हैं ये एक सीमा जैसा कुछ, मतलब बॉर्डर के आसपास गुजर रही है तो सीमा बनाती है। और इसकी एक सहायक नदी है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, किशन गंगा। इंपॉर्टेंट रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है झेलम नदी की, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला नदी झेलम। सेकंड है चिनाब नदी। चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो इसे वेदों में अस्किनी के नाम से जाना जाता है, ये इसका उपनाम है, ठीक है, उपनाम, या फिर आप इसे इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हो, ठीक। अगर हम बात करें इसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी उद्गम के,
तो चिनाब नदी का जो उद्गम है वो होता है बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, और ये दर्रा है हिमाचल प्रदेश से। तो आपको पता है कि इस चिनाब जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। और एक चीज आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रिवर को देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, क्योंकि देखिए चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा दो धाराओं से मिल करके बना है, ठीक है। तो इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछ ले कि चंद्रभागा नदी कौन सी नदी को कहते हैं, तो चिनाब को कहते हैं, ठीक है। चिनाब नदी की कुछ सहायक नदियाँ जिसमें सोहल, भियोट और भुटनाल है। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी को वेदों में परुष्णी और इरावती के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें रावी नदी के उद्गम की, तो जो स्टार्ट होता है यानी कि उद्गम स्थल वो है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रोहतांग दर्रा के पास से ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी को वेदों में क्या कहते हैं, बिपाशा। व्यास नदी को बिपाशा कहते हैं। अगर हम बात करें ब्यास नदी के उद्गम की, तो है ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है रोहतांग दर्रे के पास से। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। नोट में अगर हम बात करें तो ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, पंजाब के हरीके बराज में, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्यास नदी जो है मिठानकोट के पास इंडस रिवर में नहीं मिलती है। वहाँ पे मैंने शायद गलती से बोल दिया होगा, लेकिन आपको देखिए थोड़ा सा ऐसे आप अगर मैप देखें तो ये है। तो जैसे कुछ नदी ये हो गया आपका इंडस रिवर ऐसे जा रहा है, तो कुछ नदियाँ तो डायरेक्ट जा करके मिल रही हैं इंडस में, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज, और इसको मान लें आप ब्यास। तो ये डायरेक्ट जा करके इसमें नहीं मिल रही है, ठीक है। ये नदी मिलती है सतलज में, और सतलज नदी जाके मिलता है इंडस में। तो ये चारों नदियाँ मिठानकोट के पास, मिठानकोट पंजाब में इंडस में मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी जो है वो सतलज नदी में मिलती है, हरीके बराज में। पंजाब में एक जगह है हरीके बराज, वहीं पर ब्यास नदी सतलज नदी में ही मिल जाती है, ठीक। डायरेक्ट इंडस रिवर में वो नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ यही एक रिवर है जो डायरेक्ट इंडस रिवर में मिलती नहीं है। तो यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर बात करें ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी की, तो है बाणगंगा और पार्वती। तो ये दो नदियां हैं जो आपसे शायद पूछ ले, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। ये 3 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नदी है हमारा सतलज। सतलज नदी को वेदों में शतुद्री के नाम से जाना जाता है। वेदों में शतुद्री के नाम से जाना जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सतलज नदी की उद्गम का यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का, तो है राकसताल झील तिब्बत में, ठीक है। अब देखिए ये जो तिब्बत में सतलज नदी निकल रही है तिब्बत से, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये भारत में एंट्री करेगी। तो ये कौन सा पॉइंट है आपसे पूछता है, तो वो पॉइंट है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम पूरा, ठीक है। तो हमने इंडस रिवर सिस्टम को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो मैं अब एमसीक्यू फॉर्म में इसके क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, और आप उस एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा उसको आप एक टेस्ट के तौर पे दीजिएगा और देखिएगा कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, पूरा 100% आप क्वेश्चन बना पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पंजाब में इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। तो उन 5 नदी कौन सी है, श्योक, गिलगिल, जास्कर, नुब्रा और हुंजा, ठीक है।
तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।